मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 29। और इससे पहले आपका जो लेक्चर चल रहा था वो थे लास्ट जो आपके 3 या 4 लेक्चर देखे आप 24 से लेके 28 तक के, वो थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट के बारे में, जहाँ पर हमने इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरी इफेक्ट, हाइड्रोकंजुगेशन और लास्ट जो 2 लेक्चर आपके थे वो थे एप्लीकेशंस के ऊपर, यानी कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी भी रीजनिंग रिएक्टिविटी के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था वो था इसी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के एप्लीकेशंस में जो था रिएक्टिविटी के ऊपर, जहां हमने SN1 SN2 अभिक्रिया की रिएक्टिविटी को समझा था। इसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो उसकी रिएक्टिविटी होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। वहाँ पर हमने रिंग के ऊपर ऑर्थो, पैरा, डायरेक्शन प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूट की होती है उसको भी हमने डिटेल में देखा था। अब बच्चों उसी एप्लीकेशंस में नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आपकी है, हम बात करेंगे आज एडिशनल रिएक्शंस की रिएक्टिविटी के बारे में, कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं सब्स्टिट्यूट के, तो एडिशनल रिएक्शन चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक हो चाहे आपकी कौन सी हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। हम बात करते हैं एल्कीन की रिएक्टिविटी के ऊपर, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी एथीन है। फिर मैंने एक कंपाउंड लिया दूसरा प्रोपीन, फिर हम लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर उसके बाद मैं लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और लास्ट में ले रहा हूँ एक और कंपोनेंट C डबल बॉन्ड C। यहाँ पर आपका CH3 है, CH3 है, और ये यहाँ पर H, और ये आपका CH3 है, और लास्ट कंपोनेंट CH3 CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ओके, ये आपके मैंने कई तरह की एल्कीन ली है, जैसे आपका ये 2 कार्बन की एल्कीन एथीन है, ये आपकी प्रोपीन है, ये आपका 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है। ओके, और ये आपका हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, और ये हो जाएगा 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 2 इन। ओके, अब ये पहली चीज़ हम देखते हैं कि रिएक्शन कौन सी देते हैं। तो बच्चों जब डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड का मतलब हो जाता है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं देने वाले हैं। डबल बॉन्ड के लिए कौन सी रिएक्शन होती है आपकी एडिशन रिएक्शंस, या आप रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम और पढ़ेंगे सभी रिएक्शनों के बारे में तो वहाँ देख सकते हैं। तो एडिशनल रिएक्शंस जब होगी तो एडिशन रिएक्शंस में ये आपका सबसे पहली चीज़ देखिए C डबल बॉन्ड C जो होता है ये अनसैचुरेटेड होता है। ओके, थोड़ा ध्यान से सीखें, बहुत आसान चीज़ है। अनसेचुरेटेड होता है, और जब अनसेचुरेटेड है और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेंट कर रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं हम इसकी, तो यहाँ पर इसके हेटेरोलाइटिक फ्यूजन के द्वारा आपको 2 स्पीसीज मिलेगी, H+ और Cl-। ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। क्लोरीन यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खुद लेके आएगा। अब इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन न्यून है, और ये जो स्पीसीज जिससे रिएक्ट कर रहा है, एडिशन करवाना है, ये क्या है, खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बच्चों ये किस पोर्शन को एडिशन में दोनों ही ऐड होंगे, है ना। एडिशन रिएक्शन से आपको पता है कि H भी जुड़ेगा और Cl भी जुड़ेगा, क्लियर है ना। तो पहले कौन अटैक करेगा, तो मैंने कहा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्लोरीन को पहले जोड़ना चाहेगा। पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो इस तरह से होता है ना, संपार्श्विक कोलेटरल बॉन्डिंग होती है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस पाई बॉन्ड के ऊपर, यानी कि कार्बन कार्बन के दोनों के नाभिकों के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पोजीशन क्या हो रही है, ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहे हैं, इन दोनों के चारों ओर, यानी कि इन पर नेगेटिव चार्ज चल रहा है। अब बच्चों इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, माइनस के कारण, अनसैचुरेशन के कारण ये रिएक्टिव तो है, एक्टिव होगा, लेकिन जब इसकी न्यून होने के साथ ही ये इसके न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना चाहेगा, लेकिन इस माइनस के रिपल्सन के कारण ये नहीं जा पाएगा, तो फिर आपको क्या ले जाना पड़ेगा, H+ को ले जाना पड़ेगा, यानी कि इस पर Cl अटैक नहीं कर पाएगा पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइज होने के कारण, माइनस चार्ज के कारण, तो H+ जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब अगर एडिशन रिएक्शंस की बात करें तो 2 रिएक्शन जो आपकी जनरल होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और एक होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दोनों एडिशन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कब होगी, जब आपका यहाँ पर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड है नॉन पोलर हो,
होना तो न्यूक्लियोफिलिक ज़रूरत है, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड है तो इसको इलेक्ट्रॉन जो रिच है वो जुड़ना चाहिए, लेकिन माइनस के कारण ये नहीं दे पाता है। और एक आपकी रिएक्शन जैसे कि कार्बोनिल यौगिकों में होती है, एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर जाते हैं, ऑक्सीजन की ओर, जिससे इस पर प्लस और इस पर क्या हो जाता है, माइनस चार्ज हो जाता है। यहाँ पर सभी तरफ कौन सा चार्ज होगा, पाई बॉन्ड के चारों ओर माइनस, पाई इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर प्लस माइनस हो जाता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक आसानी से जा सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं एसई अभिक्रियाओं एडिशनल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभिक्रियाओं की तुलना में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभिक्रियाएं बड़ी फास्ट होती है। पहली चीज़ ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, यानी कि एल्कीन एल्काइन की तुलना में एल्डिहाइड कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, किसके लिए, एडिशन के लिए। कारण क्या है कि एक एल्कीन और एल्काइन में नॉन पोलर बॉन्ड होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डेड कार्बन के चारों ओर राउंड करेंगे, जिसके कारण कि अनसेचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन पर एक सेचुरेटेड न्यूक्लियोफिलिक आना चाहिए, अटैक करना चाहिए, किंतु रिपल्सन के कारण नहीं कर पाता है, इसलिए इसकी एडिशन की रेट थोड़ी कम हो जाती है। जबकि न्यूक्लियोफिलिक में ऐसा नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन में पोलर पाई बॉन्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉन किधर चले जाते हैं, ऑक्सीजन की ओर, जिसके कारण कि आपको एक पोल प्लस मिल जाता है और उस पर आसानी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर पाता है। तो ये अनसेचुरेटेड है, इसको सेचुरेटेड स्पीसीज चाहिए जोड़ने के लिए, तो सेचुरेटेड आसानी से क्या होती है, जुड़ भी जाती है। इसीलिए पहली चीज़ तो ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तुलना में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ज़्यादा होगी। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लें। कारण यहाँ पर नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिक के नेगेटिव के साथ क्या होता है, रिपल्शन होता है। और मैंने बार बार कह रहा हूँ मैं कि इसको ज़रूरत किसकी है, इलेक्ट्रॉनों की है। तो न्यूक्लियोफिलिक आना चाहिए पर आ नहीं पा रहा है, इसलिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट के बारे में। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक, जो कि एल्कीन द्वारा दी जा रही है। और अपना जो क्वेश्चन है कि यहाँ पर अब कौन सी रिएक्शन होने वाली है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी। ठीक है ना। कोई भी प्लस चार्ज वाला जो पार्टिकल, जैसे HCl की बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी हम देख रहे हैं HCl के प्रति, तो ये आपका H+ किस पर आसानी से अटैक करेगा या ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो बच्चों इसकी रिएक्टिविटी जो है, यानी कि जो क्रियाशीलता है, वो किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण है। एल्कीन क्यों क्रियाशील है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये अनसेचुरेटेड है। अब जितना ज़्यादा अनसेचुरेशन बढ़ेगा, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व डेंसिटी जितनी कम होगी उतनी इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन घनत्व यदि इसका बढ़ जाता है सब्स्टिट्यूट के कारण, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है, पहली चीज़। और जो रिएक्टिविटी को बढ़ाता है तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ये ध्यान रखें, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि होती है तो रिएक्टिविटी तो कम हो जाती है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आप एल्कीन के जो क्वेश्चन आते हैं उनको इस क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें हम, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रोपीन में एक सब्स्टिट्यूट के द्वारा क्या किया जा रहा है, प्लस आई इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है 3 अल्फा हाइड्रोजन के कारण। ओके, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व इसका क्या हो गया है, बढ़ गया है प्रोपीन पर। फिर यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया है। ठीक है ना, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन के साथ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी और क्या हो गई, यहाँ पर बढ़ गई है। यहाँ पर दो तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है और 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व इससे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर आपके 2 इंडक्टिव इफेक्ट 2 इसके द्वारा और 6 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इधर से वापस आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन और प्रेजेंट है। ठीक है ना बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी बढ़ा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ गया है। यहाँ पर 4 समूह के द्वारा 12 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और इसके अलावा क्या होगा, 4 प्लस आई इफेक्ट डालने वाले ग्रुप जुड़े होंगे।
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, और इससे ज़्यादा और इससे सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे कम किसके पास है इलेक्ट्रॉनिक घनत्व, ये अनसैचुरेटेड सबसे ज़्यादा है, तो रिएक्टिव भी सबसे ज़्यादा ये होगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस ऑर्डर में चले जाएंगे ये, ठीक है। और स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी का इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिल इससे ज़्यादा ये होगा, इससे ज़्यादा ये होगा, इससे ज़्यादा ये होगा, और इन सबसे ज़्यादा ये होने वाला है। समझ में आई चीज़। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी की बात करें या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रेट क्या होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रेट क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व कम होने के साथ साथ बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, घट जाती है। तो प्लस आई इफेक्ट के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्लस आई इफेक्ट के साथ क्या होगा, कम हो जाएगा, माइनस आई के साथ क्या होगा, अधिक हो जाएगा। ओके, चलो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन इसी से ही, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके बच्चों, चलो ठीक है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम बात करें इसकी, ये स्टाइरीन है, ओके। यहां पर रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होने वाली है, तो बच्चों यहां पर आप देखें इसका प्लस आई इफेक्ट है, यहां पर इस रिंग का क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, किंतु यहां पर कॉन्जुगेशन है, सिग्मा पाई वापस पाई सिग्मा और पाई का कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब इसकी एक स्ट्रक्चर और मिल जाएगी आपको, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, तो ये हो जाएगा आपका CS2, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, यहाँ पर 3 अलादी संरचनाएं बनती है, आपको बता रखा है मैंने, यानी कि ओवरऑल रिंग पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। इसका मतलब इस बॉन्ड पे पाई बॉन्ड के करैक्टर ही क्या हो रहे हैं, पाई बॉन्ड के करैक्टर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब इसके कारण क्या हुआ, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम होने वाली है, ठीक है। अब दूसरी चीज और देखें, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव करेंगे कॉन्जुगेशन में होने के कारण, ठीक। ओवरऑल पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रेजोनेटिव इफेक्ट के कारण क्या हो जाते हैं, ज़्यादा रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस के कारण इसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो स्टेबिलिटी आती है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहेगा और स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है बच्चों। ये है आपकी एडिशन रिएक्शंस के बारे में। अब बात करते हैं, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जो एडिशन रिएक्शन से ही है। क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और आपका एसीटोन, इनकी रिएक्टिविटी की बात करें, इनमें ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा। बच्चों यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, ये इस तरह से है, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व कम होने के कारण क्या है, ये क्रियाशील है। इलेक्ट्रॉनिक घनत्व कम यानी कि अनसैचुरेशन होने के कारण कौन सी रिएक्शन देगा, ये एडिशन रिएक्शन देगा। एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन कम है तो किसी से जुड़ने पर, जैसे कि आप HCl के साथ इसको ऐड कर रहे हो, इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवा रहे हैं हम, तो यहाँ पर सबसे पहले अटैक कौन करेगा, प्लस और माइनस में से माइनस आसानी से जा सकता है क्योंकि पोलर बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन अब इन तीनों का कंपेयर करें तो जितनी ज़्यादा अनसैचुरेशन होगी उतनी ही इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अनसैचुरेशन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो इसकी डेंसिटी को बढ़ा रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बढ़ा रहा हो, लेकिन यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस आई इफेक्ट दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, जिस पर इसकी प्लस चार्ज की और ग्रोथ हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे, ठीक है, पोलैरिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपके दो तरफ से मेथिल समूह है, प्लस आई इफेक्ट डाल रहे हैं, और 6 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि हाइपर कंजुगेशन के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण पोलराइजेशन और हो जाएगा।
ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे कम कहाँ है, यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बड़ा किसमें है, तो इससे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक घनत्व तो कहाँ है, यहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा अनसेचुरेशन, पहले तो देखें एडिशन रिएक्शंस कब ज़्यादा होती है, जब अनसेचुरेशन बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा अनसेचुरेशन किसका है, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का। तो यहाँ पर आपकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ये, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला। इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ने के साथ साथ कुल मिला के आपका ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ, इंक्रीज होने के साथ साथ एडिशन रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, चाहे इलेक्ट्रोफिलिक हो चाहे न्यूक्लियोफिलिक हो। एडिशन रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। और प्लस इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ने के साथ साथ इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है, ओके। चलो इसको मिटा दूँ। अब नेक्स्ट जो है एक और लेते हैं हम, एरोमेटिक एल्डिहाइड की कंपेयर करते हैं किसके साथ, एलिफेटिक के साथ। जैसे आपसे कहा जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड, बात करेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O पर न तो इंडक्टिव इफेक्ट है, न हाइपर कॉन्जुगेशन है, न रेजोनेंस या मेसोमेरी इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं रिंग का इसके साथ कौन सा इफेक्ट डल रहा है, माइनस आई इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ नहीं है। लेकिन मेसोमेरी की बात करें तो बच्चों ये C डबल बॉन्ड O आपका क्या है, पोलर पाई बॉन्ड है। और पाई इलेक्ट्रॉन जो आपके कॉन्जुगेशन में होने पर, ये पाई सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन में आ गया है रिंग के साथ। और कॉन्जुगेशन में होने से इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, तो मैंने बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर मूव करते हैं, पाई की ओर ही करते हैं। अगर पाई आपका नॉन पोलर है तो दोनों तरफ करेगा, लेकिन पोलर है तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, तो ऑक्सीजन जो है आपका ज़्यादा विद्युत ऋणी है। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो ढीले बने हुए वो किधर मूव करेंगे, ऑक्सीजन की ओर। तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किस तरह से प्राप्त होगी बच्चों, तो ये इस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और यहाँ पर आपका क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव से वापस मूव करेगा, जो आपको रेजोनेंस से पता है। तो ओवरऑल हुआ क्या, यहाँ पर पाई बॉन्ड जो था वो पाई बॉन्ड नहीं रहा, पार्सली पाई बॉन्ड रह गया 1/4, क्योंकि चौथी बार में वापस यहाँ पर पाई बॉन्ड आने वाला है। इसका मतलब इसमें सेचुरेशन आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा सेचुरेशन, इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है, तो सेचुरेशन आ गया है। और सेचुरेशन आने के साथ ही प्लस चार्ज कहाँ जा रहा है आपका, यहाँ पर, इस पर प्लस हट गया है। तो ये रेजोनेंस या मेसोमेरी इफेक्ट के कारण सेचुरेशन को प्राप्त कर लेता है। कौन सा बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे आपके, इसकी ओर, तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम कहेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड की तुलना में ये क्या होंगे, बहुत कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देंगे। मैं तो यहाँ तक आप समझ सकते हो कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देने की क्षमता रखता ही नहीं है। यहाँ पर एडिशन कराना बड़ा टिपिकल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हट जाती है। किसके कारण, मेसोमेरी इफेक्ट के कारण। कॉन्जुगेशन में आने से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाएगी, C डबल बॉन्ड O की जगह यहाँ पर CO बॉन्ड आ जाता है। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका, यानी कि एलिफेटिक जो आपके कार्बोनिल ग्रुप है वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे न्यूक्लियोफिलिक के बजाय, किसकी तुलना में, एरोमेटिक कार्बोनिल ग्रुप के कारण। तो बच्चों किसी की भी रिएक्टिविटी को समझना, स्टेबिलिटी को समझना, तो पहले तो आप ये समझें कि ये रिएक्टिव क्यों है या स्टेबल क्यों है या क्यों नहीं है। तो या तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण है या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण है। अगर कमी के कारण है, रिएक्टिव है, तो उसके जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ाओगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉनों का मूव किस तरह से होता है, तो आपको मैंने बताया कि जिस तरह से आपको 3 जो एपिसोड आपको दिए थे, इंडक्टिव इफेक्ट की तरह, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरी में किस तरह से मूव होता है, तो आप उन एपिसोड्स को अच्छी तरह से वापस देखें ताकि आपको मूवमेंट का पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का पता लगते ही आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। ओके, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट एक रिएक्टिविटी का क्वेश्चन और लेते हैं। ये है निर्जलीकरण पर, निर्जलीकरण, डिहाइड्रोलिसिस। डिहाइड्रोलिसिस पर एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर से रेट ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में पूछा है।
CH3 आइसोप्रोपिल अल्कोहल एंड टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, डीहाइड्रोलिसिस का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है जैसे कि आप इसमें से H2O का एलिमिनेशन करना, है ना। डीहाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H2O का निकलना। तो एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, ये रिएक्शन होती है और यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या मिलता है आपको, कार्बोनियम आयन मिलता है पहली चीज़। तो हमें कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी के आधार पर इसको सोल्व करना है कि जिसका स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा वहीं से आपका क्या होगा, OH आसानी से निकलेगा और वहीं से आपका क्या होगा, निर्जलीकरण आसान हो जाता है ना। निर्जलीकरण की रिएक्शन को आप देखें तो ये इस तरह से CH3 CH2 OH एसिड की प्रेजेंस में है कंसंट्रेट और रिजल्ट आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ओके, और इसकी मैकेनिज्म अगर आप देखें तो मैकेनिज्म में यहाँ पर H प्लस आकर कार्बोनियम आयन का निर्माण करता है इस तरीके से CH3 CH2O। यहाँ पर इसके पास लॉन पेयर होंगे, H2SO4 से आपको क्या मिलेगा, H प्लस। ठीक है, इसकी डिटेल मैकेनिज्म अलग से पढ़ेंगे हम, केवल हम यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। H प्लस आएगा तो यहाँ पर ये H प्लस आकर इस पेयर को लेता है और क्या कर लेता है, ऑक्सीनियम आयन बना लेता है और ये अनस्टेबल होने के कारण यहाँ से ब्रेक होता है और ये H2O के रूप में निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं और प्लस चार्ज कहाँ चला जाता है, इसके ऊपर। यानी कि अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, कार्बोनियम आयन। तो इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन तो उसकी स्टेबिलिटी के आधार पर अब आपको पता है कि जो कंपाउंड यहाँ दे रखे हैं मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, यहाँ पर आइसोप्रोपिल और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के साथ, तो यहाँ पर आपको मेथिल कार्बोनियम आयन मिलेगा जो 1 डिग्री होगा, यहाँ पर 1 डिग्री होगा एथिल, पर इसकी प्रेजेंस में ये ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। यहाँ पर आपको सेकेंडरी मिलेगा आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन और यहाँ पर आपको टर्सरी कार्बोनियम आयन मिलेगा 3 डिग्री। तो रेट ऑफ डीहाइड्रोलिसिस की रेट क्या हो जाएगी, तो जहाँ स्टेबल कार्बोनियम आयन है वो सबसे पहले होगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी रेट होगी, उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये होगा। ओके, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल का निर्जलीकरण आसानी से होता है और 3 डिग्री का और आसानी से हो जाता है। तो आपको कार्बोनियम की स्टेबिलिटी पता है तो इन क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दूँ। अगला जो है एक मैकेनिज्म और होती है एस्ट्रिफिकेशन की। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन और एस्ट्रिफिकेशन दोनों ही मैकेनिज्म आपको डिटेल में जब आप एसिड पढ़ेंगे या अल्कोहल पढ़ेंगे तब यहाँ पर आपको क्या होगा, डिटेल में मिलेगी। मैं यहाँ पर केवल उनके इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट के कारण क्या होने वाला है, रिएक्टिविटी में क्या चेंज होने वाला है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब एस्ट्रिफिकेशन की रेट, एस्ट्रिफिकेशन बच्चों जैसा कि इसके नाम से पता है कि एस्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, एस्टर फॉर्मेशन। तो अल्कोहल और एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है RCOOR एस्टर प्लस H2O। ये आपकी एस्ट्रिफिकेशन है। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि एस्ट्रिफिकेशन की रेट का ऑर्डर लगाना है। मेथिल अल्कोहल, वही आपका एथिल अल्कोहल, फिर आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी, और फिर आपका टर्सरी अल्कोहल। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, एस्ट्रिफिकेशन सबसे फास्ट कहाँ होगा, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यहाँ पर ये है कि इस रिएक्शन में आप जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो COOH से OH का और यहाँ से H का, ठीक है ना, इसका एलिमिनेशन होता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे H और OH यहाँ से, तो OH रिमूव यहाँ से होगा और H यहाँ से रिमूव होगा, यानी कि अल्कोहल H प्लस और ये OH में टूटेगा और H2O का निर्माण होगा। यानी कि यहाँ पर रिएक्शन इस तरह से होती है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो थोड़ा अलग है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा। अब H का निष्कासन यहाँ से आसानी हो तो आप ROH को देखें, यहाँ पर जैसे कार्बन है
तो अगर इलेक्ट्रॉन इसको इधर से मिल जाता है तो ये OH के रूप में, और अगर इधर से नहीं मिलता है तो H निकल जाएगा आसानी से। और आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, CH3 समूह का इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ इस पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व ज़्यादा होगा, तो ये बड़ी इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा और OH का निष्कासन आसानी से हो जाता है। कहने का मतलब प्लस I इफेक्ट के साथ साथ OH आसानी से रिलीव हो जाएगा, यानी कि इसकी बेसिक नेचर बढ़ जाती है। तो प्लस I के साथ साथ OH, और अगर आपका माइनस I इफेक्ट हो, ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस बेसिक नेचर आसानी से हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से OH का निकलना सबसे आसान है, यहाँ से थोड़ा कठिन है, यहाँ से कठिन है, और यहाँ पर OH का कठिन है। लेकिन अपोजिट चले हम तो यहाँ से H का निकलना बड़ा आसान है, प्रोटॉन निष्कासन यहाँ से आसानी से हो जाएगा H प्लस का, ठीक है, क्योंकि आपका OH देने की नेचर जो होती है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी एल्कोहल आसानी से देता है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। तो यहाँ पर H देने की नेचर क्या होगी, ये होगी, और चूंकि यहाँ पर एस्टरीफिकेशन में क्या होता है, H ही ROH द्वारा दिया जाता है, तो यही रेट ऑफ रिएक्शन होने वाली है। तो रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन ये होगी, सबसे ज़्यादा प्राइमरी, फिर उससे कम सेकेंडरी, और उससे कम टर्सरी। ओके, सेकेंड इसी में इक्वेशन है कि इनकी रेट ऑफ रिएक्शन एस्टरीफिकेशन के लिए बतानी है। फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, आइसोप्रोपिल एसिड, ठीक है, और टर्सरी पोजीशन पर आपका एसिडिक समूह है। अब यहां पर एस्टरीफिकेशन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाली है, तो बच्चों इस रूल के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडक्टिव के साथ क्या रेजोनेंस इफेक्ट है, जो आपका RCOOH होता है, ठीक है, मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ, RCOOH ये जो ग्रुप है ये आपका रेजोनेंस में होता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है, तो ये पोजीशन इस तरह से होती है। ओके, ये रेजोनेंस इसमें पाया जाएगा, और यहाँ से OH का निष्कासन होना है, क्लियर है, और OH का निष्कासन होना है, तो मैंने कहा ना यहाँ पर OH के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो इस रेजोनेंस को बंद किया जाए या रेजोनेंस को हटा दिया जाए तो जाके यहाँ से OH का निष्कासन क्या होगा, आसानी से होगा। और R समूह जो है इलेक्ट्रॉनिक घनत्व तो बढ़ा रहा है, तो रेजोनेंस को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसके अलावा इसकी इंटरमीडिएट स्टेट जब हम इसके मैग्नीशियम देखेंगे तो वहाँ पर अल्कोहल और इनके बीच में दोनों कंपाउंड मिलकर क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और वहाँ पर जितना बल्कि समूह होता है रिपल्सन के कारण वह बन नहीं पाएगा। तो जितना छोटे समूह वाला होगा आपका एसिड, उतना ही आसानी से एस्टरीकरण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका OH रेजोनेंस में होने के कारण यहाँ पर अनुनाद होगा, तो यहाँ से OH का निष्कासन आसानी से वैसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप इस रेजोनेंस को बंद कर दें, ठीक है ना, जिस तरह से आपका H प्लस जो होगा एसिड, वह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर इससे जुड़ता है और रेजोनेंस को बंद कर देता है, तब जाके OH का निष्कासन होता है। और OH का निष्कासन तब होगा, तो मैंने कहा रेजोनेंस को बढ़ाता कौन है, तो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ने के साथ साथ रेजोनेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर होगा जिसमें सबसे कम रेजोनेंस पाया जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के एस्टरीफिकेशन में क्या होगा, अल्कोहल कैसा होना चाहिए आपका, अल्कोहल की रेट क्या होगी, 1 डिग्री की ज़्यादा, 2 डिग्री की कम, और 3 डिग्री की और कम हो जाएगी। इसी तरह से एसिड के अंदर क्या होगा, तो फॉर्मिक एसिड जो है वो सबसे आसानी से एस्टरीकरण में भाग लेगा। तो यहाँ पर भी आपका ये नंबर 1 पर 1 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ओके। तो दोनों जगह पर प्राइमरी यानी कि सबसे बेस्ट जो एस्टरीफिकेशन होगा वो होगा मेथिल अल्कोहल प्लस फॉर्मिक एसिड का। ये बच्चों आपके बोर्ड के एनसीईआरटी की जो बुक है वहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एस्टरीफिकेशन पर, ठीक है ना। आरबीएससी में 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि एस्टरीफिकेशन की रेट ऑफ क्या क्रम में, एस्टरीफिकेशन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में, असेंडिंग क्रम में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये, फिर उसके बाद बल्कि समूह होने के कारण एस्टरीफिकेशन की रेट कम हो जाएगी, फिर यहाँ पर और कम हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, और कम हो जाती है। क्लियर है बच्चों। तो ये है आपके रिएक्टिविटी पर बेस सारे ही क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया। SN1 SN2 पर थे, ठीक है, एडिशन रिएक्शन पर थे जो जनरल क्वेश्चन होते हैं आपके, और इसके बाद हमने देखा एस्टरीफिकेशन और डिहाइड्रेशन के बारे में, वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ये सारे ही आपके बोर्ड के क्वेश्चन हैं, ओके। तो आपको इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है।
अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लेने वाले हैं जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है और सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कंपाउंड्स की एसिडिक और बेसिक नेचर। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन, हर कंपटीशन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप किसी भी तरह का कंपटीशन देते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एसिडिक और बेसिक नेचर पर क्वेश्चन जरूर नजर आएगा। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन लेंगे हम एसिडिक और बेसिक नेचर के ऊपर। ओके, तब तक आपका 2 एप्लीकेशन हमने ख़त्म कर ली है। यहाँ तक आप कंप्लीट करें, क्वेश्चन करते रहें और प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।